स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां सन्नाटे की चीखें भी आपकी धड़कनें बढ़ा देंगी। कहानी का नाम वो लौट आई है जो आतंक को परिभाषित करता है, और आज आप इसके रहस्यों से रूबरू होंगे। बत्तियां बुझा लें, कानों की आवाजें बंद कर लें और सावधान हो जाएं, क्योंकि हम आपको ले जाएंगे उस दुनिया में जहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए डूबते हैं इस भय की दुनिया में। अब सांसें थामकर हमारे साथ जुड़े। सर्दी की बरसात एक अजीब सा सुकून लेकर आती है। एक कैफेटेरिया में बैठा अजय उस हल्की बरसात को देखते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। कैफेटेरिया में लगी टीवी पर न्यूज चैनल लगी हुई थी। तभी एक न्यूज फ्लैश हुई। कल यानी 26 नवंबर 2014 को हम लोग 26/11 में शहीद हुए लोगों की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखेंगे। ये सुनते ही अजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी हो उठी थी। पास खड़े वेटर को उसने बुलाया और बिल लाने को कहा। सर, पहले कॉफी तो फिनिश कर लीजिए, फिर मैं ले आऊंगा, वेटर ने कॉफी का मग लगभग भरा देखकर कहा। मुझे नहीं पीनी है, जो कहा वो करो। क्या हुआ सर, कॉफी खराब है क्या? मैं दूसरी ले आता हूं। अरे मुझे नहीं पीनी है, कहकर गुस्से में अजय ने 500 का एक नोट निकालकर कॉफी के मग के नीचे दबाया और तेजी से निकल गया। 50 की कॉफी की जगह 500 रुपए देख वेटर उसे पीछे से बुलाता रहा, पर अजय ने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। एक सप्ताह बाद अशोक जी, अजय के पापा, सुषमा जी, अजय की मां और अजय खाने की टेबल पर थे। रोज की तरह एक चुप्पी फैली हुई थी। ऐसा लगता था औपचारिकता के लिए तीनों निवाले गुटक रहे हों। पम्मी के लड़के की शादी तय हो गई है, चुप्पी तोड़ते हुए सुषमा जी अशोक जी से बोली। ये बात किस तरफ जाएगी अशोक जी ये जानते थे, इसलिए केवल हूं कहकर बात को टाल दिया। हमारे नसीब में तो बहू और पोते का सुख है ही नहीं, सुषमा जी बोली। कम से कम खाना तो खा लेने दिया करो मां, अजय ने भन्नाते हुए कहा। हाँ खा ले, 60 साल की उम्र में मां से काम करवाता है, शर्म नहीं आती, सुषमा जी बोली। तो कितनी बार बोला है एक बाई रख लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, तू तो दिन भर ऑफिस रहता है, एक दिन नींद की गोली खिलाकर हमें मारकर सब लूट ले जाएगी। मिश्रा जी का याद नहीं है क्या? सुषमा जी बोली। तो तुमको बहू चाहिए या काम वाली? अजय ने निवाला वापस थाली में रखते हुए कहा। मुझे भी बहू का सुख चाहिए, पोता पोती चाहिए, इस घर में रौनक चाहिए, सुषमा जी बोली। अजय गुस्से से उठा, कार की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। अशोक जी कुछ नहीं बोले। हर दूसरे दिन होने वाले इस कलह में उन्होंने सर खपाना छोड़ दिया था। सुषमा जी आज रोने लगी थी। मत रो सू, मत रो, अशोक जी प्यार से सुषमा जी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आप ही उसे समझाइए, सुषमा जी बोली। तुम जानती हो वो नहीं मानेगा, फिर भी लौटने दो उसे, आज अंतिम बार उसे समझाऊंगा, अन्यथा समझ लूंगा यही हमारी नियति है, अशोक जी ने सुषमा जी के कंधे को सहलाते हुए कहा। लगभग आधी रात्रि को अजय लौटा, अपनी चाबी से धीरे से गेट खोलकर अपने कमरे में जाने लगा। ड्राइंग रूम की लाइट खुली देख वहां चला गया। देखा तो अशोक जी हाथ में शराब का गिलास लिए बहुत धीमी आवाज में रेडियो सुन रहे थे। पापा क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हैं? अजय बोला। हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी, अजय को पास बैठने का इशारा करते हुए अशोक जी बोले। फिर एक गिलास उठाकर अजय के लिए भी पेग बनाने लगे। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, अजय बोला। मेरा मन रखने को ही पी ले जरा, अशोक जी बोले। आप दुनिया के पहले बाप होंगे जो बेटे को दारू पिलाता है, अजय हंसा। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे बड़ा होते ही अपना दोस्त माना है, अशोक जी ने चीयर्स करते हुए अजय से कहा। कुछ पुरानी बातें याद कर करके दोनों बाप बेटे बीच बीच में हंस लेते थे। तेरी माँ बहुत अकेला फील करती है अजय, ये समाज के ताने तो वो सह भी लेती है, पर जब तेरी उम्र के किसी लड़के की शादी या बच्चा होते हुए देखती है
तो टूट जाती है। क्या उसकी इतनी सी इच्छा कि तेरा परिवार बस जाए नाजायज है बेटे? अशोक जी बोले। नहीं पापा, पर मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूं, अजय ने उदासीन होते हुए कहा। बेटा 6 साल से इस घर में एक मातम सा माहौल है, इस घर को खुशियां लौटा दे बेटा। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, न कभी तुझसे स्कूल कॉलेज में टॉप होने की उम्मीद की। तूने जो कहा मैंने तेरे लिए किया। आज अपने इस बाप के लिए इस घर को रौनक लौटा दे बेटा, शादी के लिए हाँ कर दे। अशोक जी ने भिक्षुक के समान दोनों हाथ अजय के आगे जोड़ लिए थे। ये क्या कर रहे हैं पापा? अशोक जी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेता हुआ अजय बोला। उसकी आंखें नम हो चली थी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूं, पर शादी बहुत सामान्य तरीके से होनी चाहिए, अजय बोला। वो तो ठीक है, पर तुझे लड़की देगा कौन? 35 से ऊपर हो चुका है, अशोक जी बोले तो अजय और अशोक दोनों हंस पड़े। कोने में खड़ी सुषमा जी सब सुन रही थी। आज अशोक जी अजय से शादी की बात करने वाले थे, तो उन्हें कहाँ नींद आने वाली थी। लड़की की बात करते हैं आप अजय के पापा, 50 लड़कियों की लाइन लगा दूंगी अपने बेटे के लिए। हाथ में चीनी लिए सुषमा जी आई। चल मुंह मीठा कर, चम्मच में चीनी भरकर अजय की तरफ बढ़ाते हुए सुषमा जी बोली। अरे माँ, शराब के ऊपर चीनी खिलाओगी तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, अजय हंसते हुए बोला। शादी के नाम से ही घर में मुस्कुराहटें फैलने लगी थी। अशोक जी और सुषमा जी ने जल्द ही अजय के लिए लड़की ढूंढ ली थी। कीर्ति नाम था उसका। अजय बहुत अच्छे पैकेज पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो उसके लिए रिश्ता मिलना ज्यादा कठिन नहीं था। कीर्ति सुषमा जी के दूर के रिश्ते में ही थी। सगाई के बाद कीर्ति जब भी अजय को फोन करती तो अजय काम का बहाना बनाकर बात नहीं करता था, और अगर करता भी तो बहुत सीमित। कीर्ति ये समझ गई थी कि अजय के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर कीर्ति खुद 33 साल की हो चुकी थी। बमुश्किल उसकी शादी तय हुई थी, पिताजी थे नहीं, वह पीछे भी नहीं हट सकती थी। शादी के बाद अपने प्यार से वह अजय के दिल में जगह बनाएगी, यही तसल्ली वो खुद को देती रहती। खैर, शादी का दिन भी आया। एक बहुत सामान्य से फंक्शन में कीर्ति और अजय एक दूसरे के हो गए। शादी की पहली रात अजय जानबूझकर काफी देर से आया था। उसे लगा था कीर्ति सो गई होगी। कमरे में जाकर उसने लाइट ऑन की तो कीर्ति बिस्तर पर ही बैठी थी। शादी के कपड़े उतारकर सलवार कुर्ते में थी। अजय ने भी बिना कुछ कहे कपड़े चेंज किए और सोफे पर लेटने लगा। आप उससे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब है ना? कीर्ति ने कहा। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उठा और अपने दोनों हाथों से कीर्ति के हाथ पकड़ लिए। देखो कीर्ति, मैं वादा करता हूं मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वक्त यहां बिस्तर पर सो जाएंगे तब भी मिल जाएगा, कीर्ति हंसते हुए बोली। अजय अपना तकिया लिए बेड पर उसके बगल में आ गया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। थके होने के कारण जल्द ही दोनों को नींद आ गई। रात को लगभग 3 बजे अजय का फोन बजा। अजय की नींद खुली, कोई अननोन नंबर था। हेलो, अजय ने कहा। हेलो अजय, आवाज कुछ जानी पहचानी थी। हाँ बोल रहा हूं, अजय बोला। जीवन भर का वादा था, 6 साल भी नहीं निभा पाए। तुम्हें क्या लगा मैं चली गई? कहकर उसने फोन काट दिया। अजय बदहवास हो चला था। वह कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सुषमा जी की तरफ भागा। माँ वो जिंदा है, माँ वो लौट आई है, वो पागलों सा चिल्ला रहा था। कीर्ति डर के मारे रोने लगी थी। सुषमा जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अजय केवल एक ही रट लगाए था, वो लौट आई है, माँ वो लौट आई है। अशोक जी का एक झन्नाटेदार थप्पड़ अजय के गाल पर पड़ा। नलिनी 6 साल पहले मार चुकी है अजय। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। जो भी आपने बताया उससे यही लग रहा है कि अजय के मन में ये बात घर कर चुकी है कि उसने शादी करके नलिनी को धोखा दिया है। ये उसी का नतीजा है कि आज वो इस स्थिति में है।
अजय को नींद और एंजाइटी का एक हाई डोज देते हुए डॉक्टर विनय बोले। तो अब हम क्या करें सर? अशोक जी बोले। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस अजय को कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो करना है वो अजय की इच्छा शक्ति को करना है, डॉक्टर बोले। अशोक जी डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने चले गए। इन सब की जिम्मेदार मैं हूं मम्मी जी, कीर्ति रोते हुए बोली। नहीं बेटा, मुझे लगा था काफी वक्त हो गया है, अजय सब भूल गया होगा, पर मैं ही गलत थी। पर बेटा हिम्मत नहीं हारते, हम दोनों हैं ना अजय को संभालने के लिए, सुषमा जी बोली। सुषमा जी ने कीर्ति को नलिनी के बारे में सब शादी के कुछ दिन पहले बता दिया था, पर नलिनी की मौत कैसे हुई थी ये नहीं बताया था। मम्मी जी एक बात पूछ लूं? कीर्ति बोली। हाँ बेटे पूछो, सुषमा जी बोली। नलिनी की मौत कैसे हुई थी? कीर्ति बोली। कुछ देर सुषमा जी चुप रहीं, फिर सोफे पर बैठ गई। बेटा अगर मैं इसका जवाब अभी न दूं तो चलेगा? सुषमा जी बोली। हाँ मम्मी जी कोई बात नहीं, जब आपको सही लगे आप बता देना। मम्मी जी एक बात और पूछनी थी, कल मैंने कमरे में इनकी एक फोटो देखी जिसमें ये आर्मी अफसर की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। वो तो ऐसे ही इसे आर्मी में जाने का शौक था तो यूं ही फोटो खिंचाता रहता था। ठीक है मम्मी जी, बात वही रफा दफा कर दी गई। एक सप्ताह में अजय काफी रिकवर हो चुका था। वो नॉर्मली हंस बोल रहा था। कल से मैं ऑफिस जाऊंगा मां, अजय लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए बोला। ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है, सुषमा जी बोली। तभी कीर्ति सबके लिए चाय लेकर आ गई। कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो आप कल और न जाते तो 3 दिन का रेस्ट और मिल जाता आपको, अजय को चाय देती हुई कीर्ति बोली। अरे अब मैं ठीक हूं, रेस्ट की जरूरत नहीं है अब, अजय बोला। ओके जैसा आपको ठीक लगे। आज अजय ऑफिस गया था तो कीर्ति अपने कमरे में अकेली थी। एक सप्ताह से अजय लगातार कमरे में रेस्ट कर रहा था तो कीर्ति कमरा ठीक से साफ नहीं कर पाई थी। आज उसने कमरे को सलीके से लगाने का सोचा था। कमरा साफ करते वक्त उसे अजय और नलिनी की एक तस्वीर अलमारी से मिली। कीर्ति बहुत देर तक उस तस्वीर को देखती रही। कितनी सुंदर थी नलिनी, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो सोचने लगी। अलमारी में एक डायरी भी थी, पर डायरी पढ़ना कीर्ति ने सही नहीं समझा। उसने वह तस्वीर वापस वहीं रखकर कमरा एक सा लगाना शुरू कर दिया। शादी के बाद आज पहली बार अजय ऑफिस गया था। दिन भर दोस्तों सहकर्मियों से बधाई लेने और बातचीत करने में गुजर गया। ऑफिस से निकलते वक्त आज फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अजय का मन आज फिर कॉफी पीने को हो उठा। वह अपने फेवरेट कैफेटेरिया जा पहुंचा। वेटर को बुलाकर उसने 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। क्या बात है सर, उस दिन एक कॉफी भी नहीं पी थी, आज 2 कॉफी अकेले के लिए? ये वही पुराना वेटर था। तुमको यार ज्यादा होशियारी है क्या, मैनेजर को बुलाओ अपने, अजय गुस्से से बोला। सॉरी सर, मैं अभी ऑर्डर लाता हूं, कहकर वेटर वहां फुर्ती से निकल लिया। अजय अपने आप में ही कुछ बुदबुदा रहा था, बीच बीच में हंस भी रहा था। दूर खड़ा वो वेटर ये सब देख रहा था। मुझे लग ही रहा था ये पागल है, उसने अपने साथी वेटर से कहा। अरे हमें इससे क्या, जा कॉफी देकर आ, तैयार हो गई है। वेटर ने दोनों कॉफी अजय की टेबल पर रख दी और फिर दूर खड़ा हो सब देखने लगा। अजय ने एक कॉफी सामने की चेयर की तरफ खिसका दी, फिर धीरे धीरे हंस हंस के बीच में कुछ बात करता हुआ कॉफी पीने लगा। कॉफी पीने के बाद अजय ने बिना वेटर को बुलाए पिछली बार की तरह ही 500 का एक नोट कॉफी मग के नीचे दबाया और चला गया। बड़ा ही बेवकूफ आदमी है, पर मुझे क्या इतनी बढ़िया टिप और एक कॉफी मुफ्त, सोचता हुआ वेटर अजय की टेबल की तरफ गया। ना चाहते हुए भी वेटर की चीख निकल गई जब उसने देखा कि दोनों मग खाली थे। रात के 1 बजे कीर्ति की नींद खुली। अजय कमरे में नहीं था। कीर्ति को लगा शायद वह वॉशरूम गया हो।
पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब अजय नहीं आया तो कीर्ति उठकर उसे ढूंढने लगी। छत का दरवाजा खुला देख वह ऊपर चली गई। वह सीढ़ियों के गेट पर पहुंची ही थी कि उसने अजय को छत पर यहां से वहां चलते देखा। वह अजय को आवाज देने ही वाली थी कि अजय को किसी से बात करता देख रुक गई। अजय बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। कीर्ति को वो बातें सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था अजय स्वयं से बातें कर रहा है। फिर एकदम से अजय रुक गया। कीर्ति को एकदम से पलट के देखा तो कीर्ति सकते में आ गई। अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो वॉक करने आ गया था, अजय ने कुछ संभलते हुए कहा। अच्छा, कुछ ठीक लगा? कीर्ति बोली। अब अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं, कहकर अजय कीर्ति की तरफ आया। छत से उतरते वक्त अजय ने कीर्ति से बचकर छत पर खड़े किसी को बाय का इशारा किया, पर कीर्ति ने देख लिया था। अरे छत का दरवाजा तो खुला ही छूट गया, बंद करके आती हूं, कमरे में पहुंचते ही कीर्ति बोली। नहीं, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, अजय बोला। कब? कीर्ति बोली। अरे तुम्हारे सामने ही तो किया था, ध्यान नहीं रहा होगा तुम्हें, अजय बोला। थोड़ी देर में अजय सो गया था, पर कीर्ति को नींद नहीं आ रही थी। वह दबे पांव उठी और छत का दरवाजा देखने गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। छत का दरवाजा केवल बंद ही नहीं था, उस पर ताला भी लगा था। वह असमंजस में पलटी ही थी कि सामने अजय था। तुमको क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूं? अजय बोला। नहीं, वो तो मैं बस पानी लेने आई थी, कहकर कीर्ति किचन की तरफ बढ़ गई। रात्रि की घटना कीर्ति के जहन से निकल नहीं रही थी। अगले दिन अजय के ऑफिस जाने के बाद सारी बात उसने सुषमा जी को बताई। पता नहीं बेटी, इस घर को किसकी नजर लग गई है। सुषमा जी वहीं सोफे पर बैठ गए। क्या हम पंडित जी के पास चले माँ जी? कीर्ति बोली। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, पर अजय के पापा को मत बताना, वो इन बातों में नहीं मानते। हम कल ही पंडित जी के पास चलते हैं, सुषमा जी बोली। अगले दिन कीर्ति और सुषमा जी पुरोहित जी के पास पहुंच गए। सुषमा जी ने सारी बात पंडित जी को बताई। आधी अधूरी बात मत बताइए माँ जी, पूरी बात बताइए, पुरोहित जी बोले। मतलब पंडित जी? मतलब यही कि नलिनी की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, ये बताइए। उसके बिना मैं नहीं बता पाऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सुषमा जी कुछ देर चुप रही। मुझे माफ कर देना कीर्ति बेटा, मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई हैं, पर मेरी मजबूरी थी, सुषमा जी बोली। अभी ये बातें जरूरी नहीं है माँ जी, अभी पंडित जी जो पूछ रहे हैं वो बताइए। आप असहज हो तो मैं चली जाती हूँ, कीर्ति बोली। नहीं बेटा, कब तक तुमसे छुपाऊंगी? तुम भी सुनो, सुषमा जी बोली। 6 साल पहले 26/11 का हमला हम सारे भारतवासियों पर कहर बनके टूटा था। अजय उस टीम का पार्ट था जो ओबेरॉय होटल में रेस्क्यू को गई थी। मतलब अजय सच में आर्मी में थे? कीर्ति ने कहा। हाँ बेटा, लोगों को टीम ने बचा लिया था, पर अजय को हार्ट पर एक गोली लगी थी। हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इतनी जल्दी कोई डोनर मिल नहीं सकता था। हमने तो अजय के बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर क्या माँ जी? नलिनी ने उसी हॉस्पिटल की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुद की जान दे दी थी ताकि उसका हार्ट अजय को मिल सके। और इत्तेफाक की बात थी कि उसका हार्ट अजय को ट्रांसप्लेटेबल था, यानी ब्लड ग्रुप और अन्य मानक समान थे। यह सुनकर पंडित जी और कीर्ति दोनों के मुंह पर हाथ थे। पंडित जी कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे, आंखें बंद किए रहे। आंखें खोली और बोले, वो लौट आई है। इसका क्या उपाय है पंडित जी? सुषमा जी और कीर्ति एक साथ ही बोले। दोनों थोड़े घबरा गए थे। बेटा तुम जरा बाहर जाओ, मैं माँ जी से एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ, पंडित जी ने कीर्ति से कहा। कीर्ति बाहर चली गई। माँ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर नलिनी अजय के हृदय से जुड़ी है तो वह इतने सालों बाद क्यों लौटी है? अजय की शादी होने के बाद, पंडित जी ने सुषमा जी से कहा।
हाँ पंडित जी, यह बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। सुषमा जी भी अचरज में थी। कहीं कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है माँ जी, जब तक वो पता नहीं चलेगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पंडित जी बोले। तो अब क्या करूं मैं? सुषमा जी के अश्रु गिरने लगे। धीरज रखिए माँ जी, और जैसा मैं कहता हूं वैसे करिए, पंडित जी ने कहा और सुषमा जी को कुछ बताते चले गए। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा पंडित जी, कहकर सुषमा जी ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और विदा ली। बेटा, मैंने सुयश, कीर्ति का भाई, को फोन कर दिया है, वो तुम्हें पगफेरे की रस्म के लिए आज घर ले जाएगा, सुषमा जी ने कीर्ति से कहा। पर माँ जी, ऐसे में मेरा जाना ठीक रहेगा? कीर्ति बोली। बेटा, मैं हूं ना यहाँ संभालने के लिए, वैसे भी हफ्ते भर में तू वापस आ जाएगी, समाज के रीति रिवाज निभाना भी तो जरूरी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। शाम को सुयश कीर्ति को ले गया था। कीर्ति को गए 2 दिन बीत चुके थे। पिछले 2 दिनों से सुषमा जी अजय में एक अलग सी बेचैनी देख रही थी। आज तो अजय ने खाना भी नहीं खाया। अजय बेचैन होकर छत पर यहां से वहां घूम रहा था। क्या हुआ अजय, 2 दिनों से नलिनी नहीं आई? सुषमा जी ने पीछे से कहा। अजय को काटो तो खून नहीं। तुमको कैसे पता मां? अजय हकलाता हुआ बोला। मां हूं तेरी, सब जानती हूं, सुषमा जी ने कहा। कब आएगी मां वो? क्या वो फिर से चली गई? कहकर अजय सुषमा से लिपट गया और रोने लगा। नहीं मेरे बच्चे, वो आ जाएगी अभी 1-2 दिन में। अगर खाना नहीं खाएगा तो उससे अच्छे से कैसे मिलेगा? चल खाना खा, कहकर सुषमा जी अजय को खाना खिलाने ले गए। पंडित जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। कीर्ति के जाते ही अजय को नलिनी भी दिखना बंद हो गई। सुषमा जी पंडित जी से बोली। इसका एक ही मतलब है माँ जी, पंडित जी बोले। क्या? सुषमा जी को किसी अप्रत्याशित उत्तर की ही अपेक्षा थी। यही कि नलिनी की रूह अजय से नहीं कीर्ति से जुड़ी हुई है, पंडित जी बोले। पर यह कैसे संभव है? सुषमा जी हकलाती हुई बोली। इस प्रश्न का जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा, पंडित जी बोले। सुषमा जी अगले 2 दिन तक कीर्ति और नलिनी के बीच कोई लिंक ढूंढती रही, पर कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन कीर्ति के कमरे से उन्हें एक फाइल मिली, जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुषमा जी ने सारी बातें अशोक जी को बताई। अशोक जी मानना नहीं चाहते थे, पर सब कुछ सुनकर और वो फाइल देखकर उनको भी सुषमा जी की बातों पर विश्वास हो चला था। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ मुखर्जी अशोक जी के सामने थे। देखिए, जो हकीकत है आप हमें साफ साफ बताइए, वरना कोर्ट केस और मेडिकल रिपोर्ट्स से दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अशोक जी ने सारी बातें बताकर और वो फाइल डॉ मुखर्जी को देते हुए कहा। डॉ मुखर्जी ने चश्मा उतार लिया। कीर्ति अब आपकी बहू है तो मैं सारी बात आपको बता सकता हूं, डॉ मुखर्जी ने बताना शुरू किया। उस रात ये बात सही है कि हमें अजय का हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, पर क्योंकि गोली सही समय पर निकल गई थी तो हमारे मुख्य सर्जन ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया कि हार्ट ट्रांसप्लांट न किया जाए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में बचने की पॉसिबिलिटी 50% थी और उसी हार्ट में बचने की 80%। तो नलिनी के हार्ट का क्या हुआ? अशोक जी चिल्लाते हुए बोले। उस दिन एक पेशेंट और था जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था और कोई डोनर नहीं था। नलिनी का हार्ट उसको ट्रांसप्लेटेबल था। डॉ होने के नाते हमने उस मरीज की जान बचाना जरूरी समझा। आप चाहे तो केस कर सकते हैं, पर हमारे साथ साथ आपकी बहू कीर्ति और उसकी मां भी जेल जाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट कीर्ति तिवारी ही थी, यानी आपकी बहू। सुषमा जी गश खाकर वहीं गिर पड़ी। अशोक जी और डॉ मुखर्जी उन्हें संभालने दौड़े। आज अजय बहुत दिनों बाद डायरी लिखने बैठा था। जीवन के इन नियम कायदों से ऊपर है अपनी वफा, साथ तुम्हारे अब रहना है, कुछ भी हो नुकसान नफा। 6 साल उसने डायरी दोबारा लिखना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ ऐसा ही अंदेशा था। पंडित जी सारी बात सुनते हुए बोल उठे।
पर पंडित जी इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि अजय की शादी उसी लड़की से हो जिसे नलिनी का हाथ लगा हो? अशोक जी बोले। इत्तेफाक कुछ नहीं होता है महोदय। आपको क्या लगता है कि कीर्ति में क्या खोट था जो उसका विवाह इतना विलंब से हुआ? पंडित जी बोले। अशोक जी चुप हो गए। ये दो दिलों के प्यार की अवधि है जिसे ऊपर वाला भी कम नहीं कर सकता। फिर आप हम क्या ही कर लेंगे? पंडित जी बोले। अब क्या करें पंडित जी? सुषमा जी बोली। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अजय ये जानता है कि नलिनी जिंदा नहीं है, पर वो उसकी रूह से भी उतना प्यार करता है जितना वो नलिनी से करता था। पंडित जी बोले। जब तक अजय ये नहीं समझेगा नलिनी की मुक्ति में ही उसका असली प्यार है, समस्या वही रहेगी। पंडित जी आगे बोले। तो क्या अजय को समझाने से समस्या समाप्त हो जाएगी? अशोक जी बोले। नहीं, अजय तो एक बार समझ जाएगा, पर यही बात नलिनी की रूह को समझाना है जो मुश्किल है, क्योंकि वह पिछले 6 सालों से इस वक्त का इंतजार करती रही। इतनी आसानी से नहीं मानेगी। पंडित जी बोले। क्या कोई पूजा पाठ से ये संभव नहीं है? सुषमा जी बोली। सब संभव है माँ जी, पर इससे कीर्ति की जान को खतरा है। उसके अंदर नलिनी का हृदय है और उस पर पूर्ण नियंत्रण नलिनी का है। पंडित जी बोले। तो अब हम क्या करें पंडित जी? फिलहाल आप बहुत एहतियात से अजय को समझाना शुरू करें, लेकिन याद रहे जब कीर्ति न हो तभी। पंडित जी बोले। माँ कीर्ति कब लौट रही है? अजय ने खाना खाते हुए पूछा। उसकी बेचैनी देखकर सुषमा जी समझ गई थी कि अजय को एहसास हो चला है कि नलिनी तभी लौटेगी जब कीर्ति आएगी। आ जाएगी बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके गई है, कुछ दिन तो लगेंगे। सुषमा जी बोली। मुझे नहीं पता, मैं कल उसे लेने जा रहा हूँ, अजय ने एक अजीब से लहजे में कहा और उठकर जाने लगा। नलिनी को जाने दे बेटा, उसकी मुक्ति ही तेरा असली प्यार है। सुषमा जी पीछे से बोली। अजय थोड़ी देर खड़ा रहा। हाँ माँ, वो कुछ दिन में चली जाएगी, हमेशा के लिए। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अजय के उस चेहरे ने सुषमा जी को दहशत में डाल दिया था। अगले दिन अजय कीर्ति को लेने चला गया। उसके जाते ही सुषमा जी पंडित जी के पास चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये खुश होने की बात है या नहीं, सुषमा जी बोली। मुझे कोई ऐसी वस्तु लाकर दो तो अजय और कीर्ति के बहुत करीब हो, पंडित जी बोले। ठीक है, कहकर सुषमा जी चली गई। अगले दिन वो पुनः पंडित जी के पास गई। ये अजय की डायरी है पंडित जी, इसमें उसने अपनी और कीर्ति की सारी यादें लिख रखी है। आज तक मैंने इसे छुआ नहीं, पर बात जब बेटे पर आ बनी हो तो आज ये भी करना पड़ा, सुषमा जी बोली। पंडित जी ने वो डायरी एक चौखट पर रखी। आपका जवाब इसी डायरी में है माँ जी, कहकर पंडित जी ने जल की कुछ बूंदें उस डायरी पर डाल दी। डायरी का एक पेज खुल गया जिस पर लिखा था, आज से 1 महीने बाद 8 तारीख को मैं और नलिनी हमेशा को एक हो जाएंगे। ये वही दिन है जब हम पहली बार मिले थे। इस सांसारिक जीवन में हम साथ नहीं रह सकते, तो क्या उस रूह की दुनिया में हम हमेशा को एक हो जाएंगे? ये पढ़कर सुषमा जी रोते हुए पंडित जी के पैरों में गिर पड़ी। कीर्ति लौट आई थी, साथ ही अजय के चेहरे पर एक मुस्कान भी लौट आई थी। माँ जी, पंडित जी ने क्या उपाय बताया है? कीर्ति ने पूछा। सुषमा जी क्या बताती, उनका तो हृदय ही फटा जा रहा था। कुछ नहीं बेटे, घबराने की कोई बात नहीं है, सब जल्द ठीक हो जाएगा, सुषमा जी ने स्वयं को संभालते हुए कहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कीर्ति भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोली। रात के 2 बज रहे थे। सुषमा जी को नींद नहीं आ रही थी। वो सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे पता है नलिनी तुम यही कहीं हो, मुझसे बात करो, सुषमा जी बोली। कुछ देर तक यह बात वो बार बार दोहराती रहीं, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तुम्हें तुम्हारे और अजय के प्रेम की सौगंध नलिनी, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझसे बात करो, सुषमा जी बेबस होकर बोली। अचानक वह कमरा ठंडा हो चला। सुषमा जी समझ गई नलिनी आ गई है। तो यही तुम्हारा प्रेम है,
कि अपने प्रेम की हत्या कर दो। सुषमा जी नलिनी की उपस्थिति का आभास होते ही बोली, मेरा प्रेम आप उस समय तो न आंक सकी माँ जी, जब मैंने अजय के लिए मौत को गले लगा लिया। एक सर्द आवाज उन्हें सुनाई दी। जिसके लिए मौत को गले लगाया, आज उसे ही मौत देने लौटी हो। जान सकती हूं क्यों? सुषमा जी बोली। सोचा था हमेशा अजय के दिल में उसका दिल बनकर रहूंगी, पर हकीकत क्या है ये तो अब आप भी जानती हैं। आवाज में कटाक्ष था। पर इसमें अजय की क्या गलती है? सुषमा जी बोली। अजय होशो हवाश में मेरे साथ जाना चाहता है माँ जी, मैंने उस पर कोई जादू नहीं किया है, नलिनी बोली। उसके जाने के बाद हम तीनों का क्या होगा ये भी तो सोच बेटा, कहते हुए सुषमा जी ने हाथ जोड़ लिए। आवाज चुप हो गई। बहुत देर तक सुषमा जी के पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। माँ ये कुछ कागज हैं, इन पर साइन कर दो। शाम को अजय कुछ कागज लेकर सुषमा जी के पास आया। सुषमा जी ने कागज पढ़े तो इंश्योरेंस के थे। अजय ने 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया था, जिसका अशोक जी, सुषमा जी और कीर्ति को बराबर का नॉमिनी बनाया था। कागज पढ़ते ही सुषमा जी के आंसू टप टप उन कागजों पर गिरने लगे। क्या हुआ माँ? अजय बोला। तुझे क्या लगता है ये पैसे तेरी कमी पूरी कर देंगे? सुषमा जी बोली। मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, ये तो बस जरूरत है आज के समय की। मैं जानती नहीं क्या कि 8 तारीख को क्या होने वाला है। सुषमा जी ये बोलना चाहती थी, पर उन्हें ऐसा लगा उनकी आवाज किसी ने पकड़ ली हो, वो चाहकर भी ना बोल पाई। वो समझ गई ये नलिनी थी। आप समझाएं तो शायद नलिनी समझ जाएं। अशोक जी प्रकाश जी, नलिनी के पिताजी, के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, प्रकाश जी बोले। प्रकाश जी नलिनी की मौत का जिम्मेदार अजय को ही मानते थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो नलिनी ने किया वो उसके प्रेम की इंतहा थी, इसमें किसका क्या कसूर? क्या आप जानते भी है अजय पिछले 6 सालों से कैसे जी रहा है? अशोक जी बोले। हम नलिनी को समझाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। पीछे खड़ी आराधना जी, नलिनी की मां, बोली। अशोक जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया। माँ जी आजकल मुझे सीने में थोड़ा दर्द रहता है, कीर्ति ने सुषमा जी से कहा। क्यों बेटे, पहले कोई दिक्कत थी क्या? सुषमा जी हालांकि जानती थी फिर भी पूछा। हाँ माँ जी, 6 से 7 साल पहले तो बहुत दिक्कत हो गई थी, हार्ट में ऑपरेट भी कराना पड़ा था, पर फिर सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद आज इतने सालों बाद उसी स्पॉट पर हल्का दर्द हो रहा है, कीर्ति बोली। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, दर्द में आराम नहीं होगा तो शाम को डॉक्टर को दिखाने चलेंगे। सुषमा जी दर्द का कारण जानती थी। कीर्ति ने आराम करने को आंखें बंद की। उसे ऐसा लगा कोई फिल्म उसकी आंखों में चलने लगी हो। कॉलेज का कोई दृश्य। नलिनी, तुमने क्या सोचा है कॉलेज खत्म करने के बाद? मैंने तो सलून खोलने का सोचा है, और तुमने? मैंने सीडीएस का एग्जाम देने का, अजय बोला। पीछे खड़ी कोई लड़की ये सुन रही थी। कीर्ति ने महसूस किया कि वो लड़की शायद वही थी। हड़बड़ी में उसने आंखें खोली, दौड़ती हुई बाहर गई। माँ जी ये किस कॉलेज से पढ़े हैं? कीर्ति ने पूछा। सेठ विद्यामल से बेटा, सुषमा जी बोली। कीर्ति का सर चकरा गया। पंडित जी भगवान ना करे जो नलिनी चाहती है वैसा हो, पर अगर उसके मुताबिक हुआ तो क्या उस बच्ची कीर्ति की जान भी जा सकती है? सुषमा जी बोली। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता कि वो नलिनी किसी और को हानि पहुंचाने आई है। पंडित जी कोई तो उपाय बताइए, सुषमा जी ने कहा। एक ही उपाय है, कीर्ति को अजय से बहुत दूर भेज दो, पर ऐसा नलिनी होने नहीं देगी, और हो भी गया तो फिर इसमें कीर्ति की जान को खतरा है, पंडित जी बोले। मैं अजय को कुछ नहीं होने दूंगी, सुषमा जी दृढ़ स्वर में बोली। आज कीर्ति जैसे ही सोई वह किसी और की जिंदगी जीने लगी। उसे ऐसा लगा एक फिल्म चल रही है, वह उसके पीछे जा जाकर बस देख पा रही है क्या हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रही। पता है आज कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, और ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है?
मालूम है, अजय नलिनी से कैंटीन में बोल रहा था। हाँ, कैंप तो है, ये तो पता है, पर कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है ये नहीं पता, नलिनी बोली। अरे मेरी मम्मी का एनजीओ, नारी, बताया था तुमको मेरे मम्मी के एनजीओ के बारे में, अजय जोश से बोला। हाँ बताया तो था, आंटी का कैंप है तो मैं भी डोनेट करूंगी, नलिनी चहकती हुई बोली। बगल के बेड में लेटे हुए कीर्ति नलिनी को ब्लड डोनेट करते हुए देख रही थी। ये डोनेशन कैंप वाले खून लेकर एक मैंगो फ्रूटी क्यों देते हैं, नलिनी अजय से बोली। पता नहीं कहकर अजय हंस दिया। अगला दृश्य। वह तेरी और तेरी नलिनी का ब्लड का एक एक पार्टिकल मिलता है, सुषमा जी मजाक में अजय से कह रही थी। तुमको कैसा पता मां, अजय कौतूहलबस बोला। अरे ब्लड बैंक भेजने से पहले ब्लड रिपोर्ट होती है, कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। कौतूहलबस मैंने अपनी बहू की रिपोर्ट चेक कर ली बस, सुषमा जी बोली तो अजय थोड़ा शर्मा गया। अगला दृश्य। नलिनी तुमने क्या सोचा है कॉलेज खत्म करने के बाद? मैंने तो सलून खोलने का सोचा है, और तुमने? मैंने सीडीएस का एग्जाम देने का, अजय बोला। अच्छा तो मेरा हीरो देश का हीरो बनकर रहेगा, नलिनी ने अजय के बाजुओं को जोर से दबाकर कहा। बिल्कुल, अजय बोला। अगला दृश्य। कहाँ हो अजय, फोन क्यों नहीं उठाते हो? कब से ट्राई कर रही हूं, नलिनी बोली। अरे मैं ओबेरॉय होटल की रेस्क्यू टीम को लीड कर रहा हूं। रुको अभी, इन आतंकवादियों की चिता जलाकर बात करता हूं, अजय बोला। आई एम प्राउड ऑफ यू अजय एंड आई लव यू, कहकर नलिनी ने फोन काट दिया। अगला दृश्य। गोली अजय के दिल के बहुत पास लगी है, हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है, डॉक्टर मुखर्जी बोले। नलिनी, सुषमा जी, अशोक जी, प्रकाश जी, आराधना जी सब वहीं थे। कीर्ति ने चारों तरफ देखा, उसे अपनी मां भी बहुत हैरान परेशान सी वहां दिखी। अगला दृश्य। हॉस्पिटल का 13वां माला। नलिनी वहां से गिर पड़ी। कीर्ति को सपने में ही पसीने छूट रहे थे। पर यह क्या, नलिनी वहां अकेली नहीं थी, वहां कोई और भी था। नलिनी के गिरते ही वो शख्स दौड़ता हुआ वहां से उसे पार करता हुआ नीचे चला गया। कीर्ति जाग गई। उसका गला सूख गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भागती हुई बाहर गई। सामने से सुषमा जी आ रही थी। वह उनसे लिपट गई। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? सुषमा जी कीर्ति को पुचकाते हुए बोली। मामा, कीर्ति के शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। हाँ बेटा क्या हुआ? मैं यही हूं, घबरा मत, सुषमा जी बोली। उस दिन आप उस 13वें माले पर क्यों थी? कीर्ति ने कहा। सुषमा जी का आलिंगन ढीला पड़ गया। सुषमा जी वहीं सोफे पर बैठ गई। वो छत को निहारने लगी। बताइए न माँ जी, आप वहां थी या जो मैंने स्वप्न में देखा वो गलत था? कीर्ति ने पूछा। सुषमा जी कुछ देर चुप रही, पानी का गिलास लेकर 2 बार पानी पीकर सूखे गले को तर किया। नहीं बेटा, तुमने जो देखा वो सही था, मैं उस रात वहां थी। फिर वो उस रात का सच कीर्ति को बताने लगी। उस रात। आंटी जी आप हॉस्पिटल के 13वें माले पर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, नलिनी ने सुषमा जी को फोन किया। बेटा अभी हमें कोई हार्ट डोनर ढूंढना है, बहुत जल्द, बाकी बातें बाद में होती रहेगी, सुषमा जी बोली। इतनी जल्दी कोई नहीं मिल सकता, आपको भी पता है, पर जो बात मुझे आपसे करनी है उससे शायद अजय बच जाए, नलिनी बोली। उसकी ये बात सुनकर मैं वहां चली गई, सुषमा जी ने आगे कहा। आंटी जी मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं वैसे भी महीने या साल की मेहमान हूं, पर शायद मेरे दिल मेरे अजय के काम आ जाए, नलिनी बोली। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, बकवास बंद करो, और तुम्हें कब हो गया ट्यूमर? सुषमा जी का कलेजा बैठ गया। ये सब बातें करने का समय नहीं है आंटी जी, अजय ने बताया था मेरा और अजय का ब्लड कंपोजिशन एक जैसा है, बहुत चांस है मेरा हार्ट उसे लग जाए, नलिनी आगे बोली। इससे पहले मैं उसे कुछ और समझा पाती, वो पागल वहां से कूद गई।
कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। पर उसने आपको ही क्यों बुलाया? कीर्ति संशय में थी। शायद इसीलिए क्योंकि वो जानती थी कि शायद मैं ही होऊंगी जो उसे मजबूती से ऐसा करने से न रोकूं, क्योंकि मैं अजय की मां थी, कहकर सुषमा जी एक उदासीन अवस्था में चली गई। पर मां, जब नलिनी ने ही अजय को हाथ दिया है तो वो उसे परेशान क्यों कर रही है? कीर्ति ने कहा। क्योंकि नलिनी ने जिस मकसद को मौत को गले लगाया वो हुआ ही नहीं, कहकर सुषमा जी ने डॉ मुखर्जी वाली सारी बात कीर्ति को बता दी। कीर्ति रोने लगी। मतलब इस सब की जिम्मेदार मैं हूं, कहकर कीर्ति बिलखने लगी। नहीं बेटा, इसमें किसी का क्या कसूर, सब समय का किया है। सुषमा जी ने उसे छुपाने की कोशिश की। पर मां, कीर्ति तो ब्रेन ट्यूमर से वैसे भी मरने वाली थी, कीर्ति ने कहा। नहीं बेटा, ऑटोप्सी से पता चला था कि वो पूर्ण स्वस्थ थी, उसे कुछ नहीं था, सुषमा जी बोली। एक चुप्पी पसर गई। वो उसे ले जाएगी, कहकर सुषमा जी फिर बिलखने लगी। कौन किसे ले जाएगा? कीर्ति ने विस्मय से पूछा। नलिनी अजय को ले जाएगी, सुषमा जी बोली। ये आप क्या बोल रही हैं मां जी? कीर्ति बोली। सुषमा जी ने कीर्ति को अजय की डायरी उठाकर लाने को कहा। डायरी में अजय ने कुछ नया भी लिखा था जो इस प्रकार था। प्रिय नलिनी, तुमने मुझसे वादा किया कि 8 तारीख को तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी। मैं तो 7वें आसमान में पहुंच गया था ये सोचकर कि जीते जी न हम मरकर ही एक हो जाएंगे। पर अब क्या हुआ? तुम मुझे अपने साथ ले जाने को क्यों मना कर रही हो? चलो, मुझे अपने साथ न ले चलो, पर तुम 2 दिन से मुझसे भी मिलने न आई। इतना बुलाने पर भी बस एक आवाज गूंजी कि तुम अब कभी ना आओगी। क्या तुम मुझे छोड़कर पुनः चली गई? कीर्ति ने इतना पढ़ा तो सुषमा जी का चेहरा खिल उठा, पर कीर्ति आगे बढ़ती जा रही थी। तुम्हारा ये कहना कि मेरे घर वालों और कीर्ति को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो तुम लौटी ही क्यों? मैंने अपने घर वालों के लिए बंदोबस्त कर दिया है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब जब मुझको मालूम है कि तुम 8 तारीख को नहीं आओगी तो मैं क्यों रुकूं? मैं 29 तारीख यानी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी उस दिन यह देह त्याग दूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो तुमसे मेरा मिलन जरूर होगा। माँ जी, आज 29 तारीख है और अजय आज घर नहीं लौटे हैं। मैंने कॉल किया तो कहा ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, कीर्ति ने कहा तो सुषमा जी वहीं बेहोश हो गई। सुषमा जी ने अशोक जी को जगाया एवं स्थिति से अवगत कराया। अशोक जी ने देखा कार वहीं खड़ी थी। उन्होंने कार उठाई और अजय को ढूंढने निकल गए। एक बाप के चेहरे पर आंसू बहुत कम आते हैं, पर अशोक जी के अश्रु लगातार बह रहे थे। 2 दिन पूर्व आराधना जी उन्हीं पंडित जी से मिलने गई जिनसे सुषमा जी मिलने गई थी। पंडित जी, मैं नलिनी से बात करना चाहती हूँ। शायद वो मेरे कहने से उस परिवार पर दया कर दे, आराधना जी बोली। एक माँ की बात उसकी बेटी जरूर सुनेगी। मैं उसे बुलाने की प्रार्थना करता हूँ, पर बहुत मुश्किल है वो आए, पंडित जी ने कहा। बहुत प्रार्थना के बाद भी नलिनी नहीं आई। वो नहीं आएगी माँ जी, पर वो यही आसपास है। आप जो कहना चाहती हैं कह दीजिए, शायद वो सुन ले, पंडित जी बोले। आराधना जी ने आंखें बंद कर बोलना शुरू किया। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे इन सालों में अपनी माँ की याद नहीं आई। तूने अपने प्रेम के लिए जीवन भी त्याग दिया, परंतु अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम उस समय भी स्वार्थी थी और आज भी स्वार्थी हो रही हो। तब तुमने अपना परिवार उजाड़ा था, आज अजय का उजाड़ रही हो। बेटे, प्रेम का सही अर्थ मुक्ति में है। माना तेरा दिल अजय में नहीं, पर कीर्ति जो उसकी पत्नी है उसमें है। तू अजय को मुक्त कर बेटा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। आराधना जी के नेत्र अश्रुपूरित हो चुके थे, पर वह अकेली नहीं थी। कुछ साल पहले कहाँ थी तुम? 2 हफ्ते से न कोई कॉल किया, न उठाया, न मैसेज का रिप्लाई। अजय गुस्से से नलिनी से बोला। वो मेरे दादू नहीं रहे, कहकर नलिनी सिसकने लगी। अजय ने उसे किसी तरह छुपाया। चलो मेरे साथ, बाइक स्टार्ट करते हुए अजय बोला। नलिनी बिना कुछ बोले उसके पीछे बैठ गई।
लगभग आधे घंटे में अजय एक पहाड़ी पे था। यहाँ क्यों आए हैं हम? नलिनी बोली। जब भी मैं दुखी होता हूँ यहीं आता हूँ, मुझे सुकून आता है यहाँ, अजय ने उन पहाड़ों और हरियाली को देखते हुए कहा। नलिनी का मन भी उस वातावरण में अच्छा हो चला था। अब दोनों अक्सर खाली वक्त में उन्हीं पहाड़ियों में चले जाते। दोनों ने वहीं साथ में जीने मरने की कस्में खाई, अपने भविष्य के ख्वाब सजाए। अजय आज फिर उन्हीं पहाड़ियों पर था, आंखों से बहते अविरल अश्रु पहुंचता और फिर नलिनी के साथ बिताए पलों को याद कर रो देता। इस जहां में न सही, उस जहां में सही, मोहब्बत इस जिस्म की मोहताज नहीं, कहकर अजय ने उस पहाड़ी से छलांग लगा दी। उसे नलिनी के साथ बिताए एक एक पल याद रहे थे। उसे चेहरे पर तनिक भी शिकन न थी, एक खुशी थी। उसने आंखें बंद कर ली। बहुत समय बाद भी उसे किसी चोट या दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने आंखें खोली, वह अधर में हवा में लटका हुआ था। मत करो नलिनी ऐसा, वो चीख पड़ी। पर वह धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर उठने लगा। वह पुनः पहाड़ी पे पहुंच गया। अजय ने वापस कूदने की कोशिश की, पर पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। उसने पलट के देखा तो नलिनी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे उसने मरने से पहले देखा था। तुम क्यों वापस आई? बड़ी मुश्किल से खुद को जरा सा संभाला था। अब जब तुमसे मिलने की उम्मीद है तो क्यों रोक रही हो मुझे? अजय नलिनी पर चीख पड़ा। नहीं अजय, तब मैंने स्वार्थी होकर जो किया आज तुम कर रहे हो। तब मैंने अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं सोचा, आज तुम नहीं सोच रहे हो, कहकर नलिनी ने अपनी उंगलियों से अजय की आंखें बंद कर दी। अजय को घर में रोती बिलखती मां और कीर्ति दिखाई दी। फिर अशोक जी दिखाई दिए, जो सड़कों पर बेतहाशा पागलों से अजय को ढूंढ रहे थे। अपने पापा को पहली बार अजय ने रोते देखा। अजय वहीं टीले पर उदासीन बैठ गया। अजय, कीर्ति के अंदर मेरा दिल है, कीर्ति के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, नलिनी ने कहा। अजय उठा और नलिनी को जोर से गले लगा लिया। नलिनी ने भी उसे गले लगा लिया। अजय को महसूस हुआ कि नलिनी जैसे कहीं खोती जा रही है। उसने आंखें खोली तो नलिनी की रूह धीरे धीरे ये दुनिया छोड़ रही थी। अजय बेतहासा उसके पीछे भागा। उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तुझे पा लिया या खो दिया, इस बात पर दिल रो दिया कि चाह कर तू ना आ सके। तू वक्त है गुजरा हुआ, तुझे रख लिया इन यादों में, एक फूल सा किताबों में। इस दिल में तू रहेगा सदा और महकेगा इन सांसों में। अजय के बेहोश हो चुके लब भी ये बुदबुदा रहे थे। 2 दिन बाद अजय की हॉस्पिटल में बेहोशी टूटी। सामने मां कीर्ति और अशोक जी थे। अजय को होश आते ही सुषमा जी रोने लगी। मां, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अजय ने सुषमा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से आप जीवन में पहली बार रोए। मुझे माफ कर दो पापा, कहकर अजय भी रो दिया। कोई बात नहीं बेटे, ये सब बातें बाद में, कहते हुए अशोक जी की आंखें भी गीली हो गई। सब घर लौट आए 3 साल बाद। बधाई हो, आपको बेटी हुई है, डॉक्टर ने ओटी से निकलकर अजय को खुशखबरी दी। और कीर्ति भी ठीक है ना? अजय बोला। हाँ, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे हैं, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। अजय जाकर कीर्ति का हाथ पकड़कर उसका हाल लेने लगा। सुषमा जी ने बच्ची को उठाया और बोली, वो लौट आई है। पर इस बार ऐसा कहने में उनके चेहरे पर डर नहीं, खुशी थी। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।